नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपकी इस अवेटेड वीडियो की बात करते हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बड़ी तसल्ली से ओबीजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो सारी ट्रिक और टेक्निक। मैं आपकी हेल्प करने के लिए इन चीज़ों को और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा ईज़ी बना देता हूँ। कुछ कहानी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टिप आपको फ़ॉलो करने हैं, जिससे आपका पेपर बहुत ईज़िली चला जाएगा। सो हम उन्हीं मस्ट लर्न चीज़ों की तरफ बात करने वाले हैं। अगर आपका प्राइमरी कंसर्न ये रहता है कि हमें ओवरऑल ओबीसी को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और जब भई तो फाइनल ईयर के अंदर हो तो फिर बैक लगने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि ओबीजी को पढ़ना कैसे है। बाद में हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स बताऊँगा, इलैबोरेट करके चीज़ें बताऊँगा, लेकिन उनमें से मैं चीज़ें छाँट-छाँट के भी बताऊँगा जो आपको तो मस्ट पढ़नी है। तो सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। अब देखते हैं पहले प्राइमरी टिप्स। प्राइमरी टिप्स क्या है कि भई सबसे पहले तो ओबीजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक बड़ा हिस्सा होगा ऑब्स का और दूसरा होगा गायनी का। अब ऑब्स नर्सिंग में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, एक फ्रेमवर्क समझना। हम क्या पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो ये 9 मंथ का पीरियड है जिसके अंदर एंटीनेटल केयर चलती है, हम उसको पढ़ते हैं। और उसी प्रेगनेंसी के अंदर हम जो ये फीचर्स होते हैं, कौन-कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या फिर कौन-कौन से साइन आते हैं, कौन से सिम्पटम आते हैं, कौन से चेंजेस हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो सब पढ़ते हैं। और इस प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन को पढ़ने के बाद लेबर और एलएचसीएस का टॉपिक आता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे लेबर नॉर्मल और एब्नॉर्मल दोनों टाइप का हो सकता है। देन एलएचसीएस या मतलब कि जो सिज़ेरियन सेक्शन है उसकी बात आती है। हालाँकि अपनी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलएचसीएस इतना थ्योरेटिकल नहीं पूछते, लेकिन लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देन हम बात करते हैं कि भाई कौन-कौन सी डिज़ीज़ है, डिस्कम्फर्ट है, कॉम्प्लिकेशन है जो इस 9 मंथ के पीरियड में आ सकते हैं, कौन-कौन सा डिज़ीज़ है। और ये डिज़ीज़ का पोर्शन अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। बाकी सारे ये छोटे टॉपिक है। देन देखो फिर क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो पोस्टपार्टम पीरियड चलता है, जिसमें जिसको हम परप्यूरियम बोलते हैं, न्यूबॉर्न केयर वाला टॉपिक यहाँ पे आता है, थोड़ी बहुत पीढ़ियाँ वापस से घुस जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। सो देन आपका जो गायनी का पोर्शन है वो चालू होता है, जिसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल कुछ पैटर्न्स और उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो ओवरऑल ओबीसी को हमने ये समझ लो कि यही हमें पढ़ना होता है। अब कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन-कौन से क्या-क्या हमें पढ़ना है, वो सब समझते हैं। मैं आपको सेमेस्टर के हिसाब से भी बता दूँगा, ईयरली एग्ज़ाम के हिसाब से भी बता दूँगा। यानी कि ये आपका ऐसा होगा ऑल इन वन वाला वीडियो। सो देखिए ज़्यादातर क्या है, जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है, जो हमारे आईएनसी के सिलेबस में दे रखी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें अगर कोई एक चीज़ है, तो वो है ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी, कि आज क्या बदलाव आ रहा है मिडवाइफरी के अंदर, वो पूछ सकता है एक छोटा सवाल। बाकी इससे कोई दूसरा सवाल नहीं आता। बस हाँ, आप ओप्स और गायनी की डेफिनेशन याद कर सकते हो। देखिए देन जो मेन चीज़ें चालू होगी वो होगी थर्ड यूनिट से। थर्ड यूनिट में हालाँकि ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। थर्ड पीडीएफ के अंदर देखिए स्टार्टिंग होती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहला टॉपिक ये आता है कि कौन-कौन से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है? देन जो आता है वो आता है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम कैसे पहचानेंगे? कौन-कौन से टेस्ट होते हैं जो करने होते हैं? देन आता है एंटीनेटल केयर के बारे में। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार ओवरऑल सारा ये फंडा बता दूँ कि इस यूनिट थर्ड में कौन-कौन से हिस्से हैं, फिर इसमें से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? अब एएनसी में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे डेंजर साइन कौन से हैं, ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो आशा वर्कर होते हैं, उनका क्या रोल होता है, एंटीनेटल काउंसलिंग कैसे करते हैं, डेली फीटल मोमेंट कैसे हम काउंट करते हैं, बायोफिजिकल स्कोरिंग क्या होती है। तो देखो, अगर हमें ये समझना है कि अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो पहला ही टॉपिक है एएनसी। एएनसी के बारे में ही बड़ा सवाल पूछ लेते हैं। अब इसमें कोई क्या पूछ सकते हैं, सब टॉपिक्स क्या पूछ सकते हैं बना-बना के, तो मैंने पूछा है, जैसे मैंने बताया काउंसलिंग के बारे में, आशा वर्कर के रोल के बारे में पूछ सकते हैं, डेंजर साइन के बारे में पूछ सकते हैं, डेली फीटल मोमेंट काउंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं। अब सेमेस्टर में क्या छोटे सवाल आने लग गए, तो डीएफएमसी, बायोफिजिकल स्कोरिंग, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप क्या करना है, एक तो इस डीएफएमसी को, बायोफिजिकल स्कोरिंग को और एएनसी वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। देन ये जो प्रेगनेंसी के टेस्ट हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, ये आपको पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का सवाल आता है तो 8 नंबर के हिसाब से आता है। मतलब कि वो बोलते हैं ना मॉडरेट बड़ा सवाल, तो इसमें क्या सारे सिस्टम के चेंजेस होते हैं। तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको ये सारे सिस्टम के चेंजेस समझ में आ जाएँगे। तो इसको आपको हाँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे तो एएनसी वाला टॉपिक है। देन डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाला टॉपिक है। देन आगे चलते हैं हम। आगे हमारे देखिए इसी के अंदर, इसी एएनसी वाले टॉपिक में कुछ और चीज़ें भी ऐड हैं। छोटे-छोटे टॉपिक और भी ऐड हैं। जैसे सीटीजी, टोपोग्राफी के बारे में, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, टिफा स्कैन के बारे में, डिस्कम्फर्ट इन प्रेगनेंसी के बारे में, साइन एंड सिम्पटम ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। अब यहाँ पे ये जो एएनसी के सब टॉपिक्स हैं, इनमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है साइन एंड सिम्पटम ऑफ प्रेगनेंसी। प्री एग्जम्पटिव साइन कौन होते हैं, कन्फर्मेटरी साइन होते हैं, ये उसी का ही पिछले टॉपिक का थोड़ा सा इलॉबरेट रूप है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो।
एमसीक्यू के हिसाब से टीफा स्कैन इंपॉर्टेंट है, और छोटा शॉर्ट नोट्स का सवाल के हिसाब से आरएच इनकम्पेटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप देखो हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, टॉपर से लगाकर बैक बेंचर, तो मैं सबका जुगाड़ बता रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसको आंखों से एक बार निकाल जरूर लेना, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। देन हम चलते हैं फोर्थ यूनिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो है लेबर की। अब इस यूनिट की ये जो यूनिट है, ये स्टार्ट होती है लेबर की डेफिनेशन से। अब लेबर की आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है, जो सब बच्चों को पढ़नी है, चाहे आप टॉपर हो या बैक बेंचर हो। देन लेबर के ट्रू साइन सबको पढ़ने हैं, लेबर की स्टेजेस सबको पढ़नी है, फिजियोलॉजी सबको पढ़नी है, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं आपको फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, कार्डिनल साइन ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जरूर पढ़ लेना, जरूर आएगा, इस बार तो पक्का आएगा। देन क्या होता है कि भाई इस लेबर के बाद एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर होती है, मतलब जब बच्चा जस्ट पैदा हो गया है, एलएससी से या लेबर से, जो भी उसको हाथों हाथ कौन सी केयर देनी होती है, क्या करना होता है उसका, तो वो है, वो हमने पीडिया में भी पढ़ा है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ताकि जो पूरी स्टोरी है, कहानी है, ये बन जाएगी। देन देन आप देन थर्ड स्टेज, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, अब इन दोनों में भी इस साल अगर पूछूं तो मैं बोलूंगा प्लेसेंटा सेपरेशन इंपॉर्टेंट है। एमटीएसएल अभी हाल ही के सवालों में पूछ लिया है, तो उसको नहीं पूछेंगे, लेकिन पढ़ जरूर लेना, छोटा सा ही टॉपिक है, अभी अपडेट भी आए हैं नॉर सेट वगैरह के हिसाब से, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लेना। ये लेबर वाली जो लेबर वाली यूनिट है, वो तो पढ़ ही लेनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन देखिए फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर है, जिसमें अपन ये ब्रेस्ट फीडिंग और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो आप पढ़ो, ताकि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। देन आगे चलते हैं, आगे जो अगली यूनिट है, अगली पांचवी यूनिट है परप्यूरियम के बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, परप्यूरियम फोर्थ ट्राइमेस्टर ऑफ लेबर भी बोलते हैं, चौथा तिमाही जिसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको अगर कोई चीज़ पूछेगी, तो वो है परप्यूरियम। परप्यूरियम क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, और इसी के अंदर एक वर्ड आता है लोकिया, उस लोकिया के बारे में देख लेना, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन पूछ सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का लिख लो, पक्का आएगा, पीपीएच पक्का आएगा इस बार, ठीक है। केएमसी का छोटा टॉपिक पूछ सकते हैं, परप्यूरियल पायरेक्सिया का छोटा टॉपिक पूछ सकते हैं। ये जो छोटे टॉपिक बता रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लिया करो, ये ज्यादा कुछ टफ चीजें नहीं है, इनको बस आप एक बार आंखों से निकालोगे, ये याद हो जाएगी। लैक्टेशन की फिजियोलॉजी बहुत सालों से पढ़ रहे हो, याद हो जाएगी, ठीक है। अगला है सिक्स यूनिट, रेफर पीडियाट्रिक्स, पीडिया का सारा कंटेंट आता है उसमें, तो आप भाई पिछले थर्ड ईयर में पढ़ ही लियो, तो मेरे हिसाब से आप इनके सवाल कर लेते हो, हालांकि ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मैं नहीं छोड़ूंगा, बट फिर भी ऐसा कुछ सिक्स यूनिट में आपको खास पढ़ने का नहीं है। सेवंथ यूनिट, छोटी सी यूनिट है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कभी बड़ा सवाल नहीं आता, हालांकि इससे आएगा तो ज्यादा छोटा सवाल कि भाई नेचुरल मेथड कौन से होते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बता दो, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंसर्शन, इसका सवाल आ सकता है। प्रॉपर्टी 380 ए के ऊपर सवाल आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है इस पे। और अगर कुछ थोड़ा बड़ा सवाल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और उसके मेथड पूछेगा। बट ये ऐसी यूनिट है जो छोटा सवाल ज़्यादा डिजर्व करती है, तो छोटे सवाल के हिसाब से पिछली जो लेबर की यूनिट थी वो बड़ा सवाल डिजर्व करती है, ठीक है। अब देखो ओबीसी वन यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, अगर सेमेस्टर में हो तो ओबीसी वन का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम तो अगर ईयरली एग्जाम देने वाले हैं, तो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। सो अब ओबीसी पार्ट टू चालू करते हैं, जहाँ पे हमारा पार्ट टू ऑफ ओबीसी चालू होगा। अब ओबीसी टू कहाँ है भाई, एट्थ यूनिट में आते हैं। यहाँ पे हम क्या प्रॉब्लम और डिजीज पढ़ते हैं, कौन कौन से डिजीज पोर्सन है, जैसे कि भाई माइनर एलिमेंट इन प्रेगनेंसी पढ़ लिए, कि भाई उसको उल्टियाँ होती है, या फिर जो एसिडिटी होती है, हार्टबर्न होता है, उनके क्या रीजन होते हैं। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, एक्सेसिव जो उल्टी होती है, उसको पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है, 4 नंबर में छोटा सवाल पूछ सकते हैं। अबॉर्शन के बारे में पूछ सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, एच मोल हाइडेटिफॉर्म मोल के बारे में, या मोलर प्रेगनेंसी के बारे में पूछ सकते हैं। अब इन तीनों में से एक ही आएगा, या तो वो अबॉर्शन देगा, या वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देगा, या फिर वो हाइडेटिफॉर्म मोल देगा। अब आप मुझे अगर पूछोगे कि तीनों में से प्रेफर हम किसको करें, तो सबसे ज्यादा आप अबॉर्शन को प्रेफर करो, फिर एच मोल को, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ठीक है। यानी कि भाई आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो तीनों ही पढ़ लेना, लेकिन अगर बैक बेंचर हो तो भाई पहले अबॉर्शन पढ़ लेना, फिर भी आपके पास थोड़ा टाइम पर बचे फिर एच मोल पढ़ लेना। देन अगला क्या है, एनीमिया। एनीमिया पढ़ लेना, अच्छा सवाल है, अच्छा टॉपिक है, पर आएगा छोटा ही। पीआईएच बड़ा सवाल, प्रेग्नेंट जो प्री एक्लेम्पसिया, या जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके तो डायग्नोसिस भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, बड़ा सवाल आ सकता है। एक और टॉपिक है जीडीएम, जो डायबिटीज मेलाइटिस है गेस्टेशनल, वो वाला ठीक ठाक है, पढ़ लेना, पढ़ो तो। और बाकी आपको थोड़ा सा मतलब 10 लाइनें ही इसमें पढ़नी होती है, कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और किसकी वजह से जीडीएम होता है, तो 10-15 लाइनों में ये टॉपिक निपट जाता है, और फिर हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। सो आंखों से निकाल के जाना, बट पीआईएच जरूर पढ़ लेना इसमें, ठीक है। एक बार लास्ट में भी कंक्लूड कर दूंगा कि भाई कौन कौन से तो पढ़ के ही जाना।
देन भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के पार्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर पढ़ के चले जाना, ठीक है। आईयूजीआर, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो है, उसको रिस्ट्रिक्शन है, उसको पढ़ के जाना। तो इसमें से आपको मैं बोलूंगा जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी, इसको पढ़ लेना। आईयूजीआर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अगली यूनिट्स के अंदर, जिसमें अबनॉर्मल लेबर है। अबनॉर्मल लेबर में कौन कौन से टॉपिक्स जैसे इंक्लूड है, जैसे प्री टर्म लेबर हो गया, है ना, सीपीडी हो गया, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में पूछ सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कौन कौन सी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। एपिजियोटोमी और उसकी केयर के बारे में पूछ सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में पूछ सकते हैं। फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में पूछ सकते हैं। अभी जो इतने लिख रखे हैं, जिसमें ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी भाई ये जो 3-4 नाम लिख रखे हैं मैंने, जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोसिया, वासा प्रिया, ऑब्स्टेट्रिकल सूप। तो अब इस पूरे में से अबनॉर्मल लेबर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पहले हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो भाई हाईलाइटर यूज करना, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ सकता है सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस है। पीटीएल, प्रीटर्म लेबर इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का छोटा सवाल इंपॉर्टेंट है। कोर्ड प्रोलेप्स लगभग लगभग पक्का सवाल होता है। शोल्डर डिस्टोसिया बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है। वासापुरिया रिसेंटली न्यू, मतलब ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर दे सकता है, उसका देने का मन करेगा, ठीक है। सोप वाला नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाए। इंडक्शन ऑफ लेबर पे 4 नंबर का छोटा आ सकता है। फोर्सेप्स डिलीवरी के बहुत कम चांस है आने के। एलएचसीएस के भी बहुत कम चांस है आने के, ठीक है। हाँ, एपिजियोटोमी और उसकी केयर पे आ सकता है, जो रीडा स्केल होती है उस पे 4 नंबर का छोटा सवाल आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी को और प्रीटर्म लेबर को तो अच्छे से पढ़ ही लेना। बाकी जो ये कॉर्ड प्रोलेप्स, शोल्डर, जो वासा प्रिया वगैरह है, इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। बाकी आपका काम हो जाएगा। जो यूनिट 10 है अगला, उसमें जैसे वल्वुलर हेमेटोमा, मास्टाइटिस और ब्रेस्ट एंगोजमेंट, ड्रग यूजिंग लेबर, ये वाला पढ़ लेना। लेबर में कौन कौन सी ड्रग हम काम में लेते हैं, और यूटेरोटोनिक वर्सेस टोकोलाइटिक्स करके भी एक टॉपिक आ सकता है। और मुझे लगता है कि एक स्टार क्वेश्चन है, ड्रग यूज इन लेबर और यूटेराटोनिक्स और टोकोलिटिक्स। वल्वुलर हिमोटोमा वगैरह पढ़ो तो ठीक है, मास्टाइटिस पढ़ो तो ठीक है, ठीक है, देख लेना बस क्या होता है। अगली देखिए गायनिक का पोर्शन, लगभग लगभग हम फाइनल पे पहुंच गए, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में, एंडोमेट्रिटिस के बारे में। अब देखिए गायनिक बहुत कम पूछी जाती है, एक या दो सवाल ही आता है, एक सवाल ही आता है, ये देख लो, ठीक है। तो अब एक सवाल को कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लो। तो गायनी थोड़ी सी इजी पोर्शन भी है, आप इजीली कर सकते हो। इसमें तो मैंने काफी सारे जो नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी चीजें ऐड करी है। तो ओवरऑल आप देखो कि गायनिक में मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी के बारे में पूछ सकता है, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पूछ सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में पूछ सकता है, इनफर्टिलिटी पूछ सकता है, हिस्टोटिज्म पूछ सकता है, पीसीओडी पूछ सकता है, वेजाइनोसिस पूछ सकता है, ओवेरियन कैंसर पूछ सकता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पूछ सकता है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पूछ सकता है। अब आप पूछोगे कि इसमें से हम क्या क्या पक्का पढ़ लें, तो पक्का पढ़ने वाले क्वेश्चन है पीआईडी, सॉरी, पीआईडी, ये जो आपका पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, इसको अच्छे से पढ़ना। यूटेराइन फाइब्रॉइड, इसको पढ़ लेना। एक यूटेराइन प्रोलेप्स करके भी है ना, यूटेराइन प्रोलेप्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, यूटेराइन प्रोलेप्स पढ़ लेना। बाकी पीसीओडी पढ़ सकते हो आप, ये भी अच्छा टॉपिक है। बाकी इन सब का नॉलेज देख लेना थोड़ा बहुत कि ये क्या होते हैं, ज़्यादा कुछ वो करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो लगभग लगभग अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि आप ओबीसी में इतना कुछ अगर पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। एक बार सारों को मैं समराइज कर लेता हूँ। तो देख लो, ये जो मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो 2 पार्ट के अंदर बताई है, और 2 पार्ट के अंदर मैंने आपको ओवरऑल कंसाइज करके बता दिया है कि 7 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, और उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स में से हाई रीड बन रहे हैं। आपका लगभग लगभग पूरा पेपर इसी पीडीएफ से बनेगा, ठीक है। लगभग 95 टू 100% आपके यहाँ से मैच कर देंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आपने ये सब पढ़ लिए हैं तो आप पूरा श्योर रहो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस लिखने के तरीके सीख लो, कैसे क्या लिखना है। ओबीसी में जैसे भाई डायग्नोसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई कोई भी मैनेजमेंट लिखते हैं तो कैसे। फिर क्या है कि गाइडलाइंस, हमारे क्या है कि बहुत सारी हम मैटरनिटी की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, तो डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है वो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाए। अब कहीं पे भी अगर देखो जब जाओ तो एग्जाम में अपनी चीज़ों को हाईलाइट करो जो तुमने पढ़ी है, क्योंकि अभी इस फेज तक क्या करते हैं ओबीसी यार, कोचिंगों से पढ़ लेते हैं, तो अच्छी खासी सॉन्डर सेंक्लेक्स जैसी चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। तो आप उन चीज़ों को, उस नॉलेज को भी यूज करके अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, नंबर बहुत अच्छे आते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं अच्छी, उनको हाईलाइट करना सीखो, स्पेशल पॉइंट्स को अलग से क्लाउड में मेंशन, जैसे एक और टेक्निक सीखा करो यार। देखो मान लीजिए आपका ही पेज है, ठीक है, इस पेज पे इतनी लाइन्स है, ठीक है। अब आप मान लीजिए लेबर के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। अब लेबर के बारे में आप सब कुछ लिख दो, ठीक है, आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, छोटे छोटे पैराग्राफ हेडिंग्स डाल दो। मान लो आपको एकदम बहुत अच्छी कोई बात आती है, याद आती है ना, बहुत अच्छी बात याद आ गई कि मान लीजिए डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली लेबर केयर गाइड है और वो लॉन्च किया है, तो आपको ये लाइन याद आई तो यहीं पे क्लाउड बनाओ, स्पेशल पॉइंट, और इस पे ये लिख दो कि डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली लेबर गाइड गाइड है वो लॉन्च किया है और नर्सेस को उसको फॉलो करना है।
ठीक है? और ये आपका लगभग इतना पोर्शन कवर कर जाएगा कि इसका एक क्लाउड है। बाद में आप जो भी चीज़ें इसके अराउंड लिखा करो, ठीक है? इससे क्या होता है कि एग्ज़ामिनर का ध्यान जाता है। आप उसे बताओ कि आपको नॉलेज है, चीज़ों का आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, ठीक है? अब जो नहीं आती है उसे छुपा लो, जो आती है उसे कर लो। यही एक ट्रिक है, जिससे आप काफ़ी कुछ अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हो नंबर। बाकी मैं यही कहूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, अपलोड करवा दूँगा। लेकिन गलती से भी बैक मत लाना, 15 दिन अच्छे से पढ़ लेना, 6 महीने इंतज़ार करोगे तो बहुत गंदा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से इन सबको करके जाना। ये जो पीडीएफ है वो मैं नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल करके जो अपना ओ ओपन टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर डाल दूँगा।